नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 मार्च 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं, तो भैया जापान के पीएम इंडिया के अंदर आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बातचीत हुई है। क्या क्या बातचीत हुई उसके बारे में बात करेंगे। यूएन पैनल ने रिसेंटली यहाँ पे क्या बोला है क्लाइमेट चेंज को लेकर और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या बोला है, इसको देखेंगे। वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड 28,000 करोड़ का जो ड्यू था, जो कि पेंशनर्स को देना था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मार्च 2023 तक दे देना, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बताया कि एकदम से इतना पैसा अवेलेबल है नहीं, 28,000 करोड़ रुपए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि साहब थोड़ा समय लगेगा, तो हो सकता है 2024 तक की पेमेंट की जाए। उसके आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट्री पैनल को इन्फॉर्म किया है कि पिछले 5 सालों में 50,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं वो क्विट कर चुके हैं। ये क्यों क्विट कर चुके हैं, किस सीएपीएफ से कितने पर्सनल्स ने क्विट किया है, कितने ने सुसाइड किया है, इन सब चीजों के बारे में कुछ स्टैट्स इसको देखेंगे। 860 लाख रुपए यहां पे सैंक्शन किए गए ट्राइबल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस के लिए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को सैंक्शन किए गए, इसके बारे में बात करेंगे। एडिटोरियल्स में कौन कौन से एडिटोरियल, तो रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म को लेके एक एडिटोरियल है, तो इसको हम ज्यादा डिस्कस है नहीं, करेंगे नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉज और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की अप्रोच को लेके बातचीत हो रही है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। कंक्लूडिंग ऑन हाई नोट इन मैनहट्टन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर था 2 साल के लिए इंडिया। तो उस रिस्पेक्ट में ऑथर टीएस तिरुमूर्ति जी उस पर्टिकुलर पैनल में थे 18 महीनों के लिए, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर कैसे फिजिकल मेस बनी हुई है, किस प्रकार से वेस्ट बंगाल की सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, उनकी कमाई है नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर एक आर्टिकल, इसको देखेंगे। केरला असेंबली में लीडरशिप वर्सेस अपोजिशन जो हो रहा है, सरकार वर्सेस अपोजिशन हो रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे। और ओवरऑल सीरियल सॉल्यूशंस, आज की डेट में मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा, बट ऑथर बताने की कोशिश कर रहा है कि आप एकदम से मिलेट्स के यूजेज को नहीं बढ़ा सकते हो, डाइटरी प्रैक्टिसेस स्लोली इवॉल्व होती हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल इसको देखेंगे। तो कुल मिला के 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। वीडियो पे लाइक कर पड़े दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंगेजमेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों, रेपुग्नेट। रेपुग्नेट मतलब एक्सट्रीमली डिसटेस्टफुल, अनएक्सेप्टेबल, मतलब बिल्कुल ही आप अनएक्सेप्टेबल है, आपके हिसाब से इमोरल है, आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आपके लिए वो रिपुग्नेंट है। जैसे कैनिबलिज्म सीम्स रिपुग्नेंट टू अस, मतलब अपने साथ एक इंसान को मार के खा लिया, ये तो रिपुग्नेंट है यार, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बहुत गलत है। मतलब आपकी विचारधारा के हिसाब से कोई चीज जिसको आप बिल्कुल एक्सेप्ट ना कर सको, जिसको आप बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। पहली न्यूज, किशिदा कॉल्स फॉर यूनिफाइड स्टैंड ऑन ग्लोबल ऑर्डर। अगर आप तक वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया, जरूर दबा देना, तो जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस में काम आएगा। तो रशियन वॉर इन यूक्रेन, इसके चलते जापान और इंडिया ऑब्लाइज हो जाते हैं एक कॉमन स्टैंड लेने के लिए। इंटरनेशनल ऑर्डर को मेंटेन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, ऐसा बोला है जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने, जो कि इंडिया के अंदर है। G7 के एजेंडा के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या है कि G7 की मीटिंग मई में हिरोशिमा में होने वाली है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को न्योता भी दिया इन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने न्योता एक्सेप्ट भी किया। तो उसके साथ साथ देखो तो इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंटशिप है, सितंबर में फाइनल आप कह लो इसका इवेंट होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में भी डेप्ट फाइनेंसिंग, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी, बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बातचीत हो रही है। तो G7 समिट जो मई में होने वाला हिरोशिमा में, उसके लिए फ्यूमियो किशिदा ने एक स्पेशल इन्विटेशन दिया है मोदी जी को, जिसको मोदी जी ने एक्सेप्ट किया और थैंक यू बोला है। 19 से 21 मई ये G7 का इवेंट होगा, और इस पर्टिकुलर इवेंट में बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। G7 कंट्रीज तो पार्टिसिपेट करेंगी, उसके साथ साथ ब्राजील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, कुक आइलैंड्स, कोमोरोस, इन सबको बुलाया जाएगा। और नो डाउट दोस्तों, इस पर्टिकुलर मीटिंग में इंडिया के ऊपर तगड़ा प्रेशर डाला जाएगा। इनफैक्ट अभी ही फ्यूमियो किशिदा इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि देखिए हमारा स्टैंड सेम होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्डर की इंपॉर्टेंस को बना के रखना जरूरी है। ये रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्डर की इंपॉर्टेंस को तोड़ रही हैं, आप कुछ करिए। हालांकि इंडिया का स्टैंस भी बिल्कुल सही है। 1962 में जब जंग हुई थी, इंडिया चाइना वॉर हुई थी, अभी एलएसी पे जो इंक्रोचमेंट हुआ है चाइना का, जब इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो दुनिया भर की कंट्रीज शांत रह जाती हैं। अब जब रशिया यूक्रेन वॉर यूरोप में पहुंचा है, तब दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया के ऊपर मॉरल प्रेशर डाल रही है कि तुम कुछ करो। तो इंडिया भी अपने रिस्पॉन्स में फिक्स है, हर मीटिंग में जाता है, अपनी पॉलिसी प्रायोरिटी के हिसाब से सबमिशंस देता है।
अब ये जो मिस्टर फ्यूमियो किशिदा ने रिमार्क्स दिए हैं ये उस दिन दिए गए हैं जब चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग मॉस्को गए हुए हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी के समय पे जापान की क्या प्रायोरिटी है इसको पॉइंट आउट किया है और बोला है कि देखिए जापान की जो प्रायोरिटी है वो डेमोक्रेटिक सेटअप की प्रायोरिटी है। इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर है, G20 की प्रेसिडेंसी के समय पे इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, इनको करना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें आप बताई जा रही हैं। फिर इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ये बेसिकली फ्यूमियो किशिदा साहब कह रहे हैं इज बेस्ड ऑन आवर शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ की जहां बात आ जाए वहां समझ लो कि इंडिया को यह बोला जा रहा है कि आप रशिया के स्टैंड को यूक्रेन के अंदर क्रिटिसाइज करिए, जो कि इंडिया करने के लिए अभी के लिए तैयार नहीं है। फिर G7 और G20 ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट, फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी के ऊपर कॉन्कर करते हैं, एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, ये भी कहा जा रहा है। जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर पब्लिक अफेयर्स इन्होंने बोला कि फ्यूमियो किशिदा साहब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे हैं कि किसी भी दुनिया के कोने में स्टेटस को में यूनिलैटरल चेंज नहीं होना चाहिए। तो यूक्रेन के अंदर रशिया ने घुस के जो यूनिलैटरल चेंज किया है ये बिल्कुल सही नहीं, और आज जो यूरोप में हो रहा है वो कल की डेट में एशिया में भी हो सकता है, क्योंकि चाइना जापान के बीच में डिसेंशन है सिनकाकू आइलैंड को लेके, साउथ चाइना सी को लेके, ताइवान स्ट्रेट को लेके, ताइवान के अंदर कल की डेट में जंग छिड़ सकती है। तो इस समय पे डेमोक्रेटिक सेटअप और ग्लोबल ऑर्डर को अपहेल्ड करना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत मेजर डेंजर है, कल की डेट में कभी भी ताइवान के ऊपर चाइना का अटैक हो सकता है। फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने न्यू प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में भी यहां पे बातचीत की। फ्यूमियो किशिदा साहब ने मोदी जी को तारीफ की। सितंबर 2022 में मोदी जी ने बोला था कि दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली मॉस्को को क्रिटिसाइज किया था, तो इसको जापान यहां पे सपोर्ट कर रहा है। फिर ये जो रशिया ने एग्रेशन किया है यूक्रेन के अगेंस्ट, ये पीस के अगेंस्ट जाता है। हर कंट्री को एक कॉमन पर्सपेक्टिव बनाने की जरूरत है इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में। कल की डेट में रशिया की तरह कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ऑर्डर को ना वायलेट कर सके, इसलिए हमें एक कॉमन स्टांस लेने की जरूरत है। तो बेसिकली इनडायरेक्टली जापान इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप रशिया के अगेंस्ट बोलो। कुछ और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी बातचीत हुई है, जैसे फोर्थ ट्रांच ऑफ जापानीज फंडिंग ऑफ 300 बिलियन येन। देखिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए जापान फाइनेंस कर रहा है, ये जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है ना जो मुंबई अहमदाबाद को जोड़ेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ओवरऑल बातचीत हुई है। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जापानीज लैंग्वेज को इंडिया के अंदर सिखाया जाए, इसके रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत हुई है। फिर न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के अंदर कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जापान के। क्या पर्सपेक्टिव हैं? तो प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म को यूज करके, यूएस के इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए एशिया में, स्पेसिफिकली बांग्लादेश में, श्रीलंका की डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की जाए। ओवरऑल साउथ एशिया का ये जो पूरा का पूरा इलाका है इसको जापान के साथ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप में जोड़ा जाए। और चूंकि जापान यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ा हुआ है, WTO के साथ जुड़ा हुआ है, तो ओवरऑल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के साथ पीस और प्रॉस्पेरिटी भी आएगी इस इलाके में। फिर क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, साइबर स्पेस के ऊपर एंगेज करेंगे। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और पैसिफिक आइलैंड रीजन में कनेक्टिविटी करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी करेंगे। ये आता है ओवरऑल न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ऑफ जापान के अंदर। ठीक है, फिर फ्यूमियो किशिदा जी ने बोला है कि टोटल $75 बिलियन पब्लिक और प्राइवेट फंड्स 2030 तक इकट्ठा किए जाएंगे। बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये बातें भी यहाँ पे फ्यूमियो किशिदा कर रहे हैं। तो भले ही फ्यूमियो किशिदा यहाँ पे रशिया यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिक बायलैटरल एंगेजमेंट भी इंडिया और जापान के बीच में काफी बड़ा है, इसीलिए इंडिया जापान के प्राइम मिनिस्टर को इतनी तवज्जो दे रहा है। नेक्स्ट जीएस पेपर 3, क्लाइमेट चेंज, रैपिड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज नीडेड यूएन पैनल। तो भैया इंटर गवर्नमेंटल प्लैनेट ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट रिलीज हुई है 20 मार्च 2023 को। ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट है 6th असेसमेंट साइकिल ऑफ आईपीसीसी की। 1990 से लेके अब तक मल्टीपल असेसमेंट साइकिल्स की रिपोर्ट रिलीज कर चुका है आईपीसीसी। तो ये जो 6th असेसमेंट साइकिल थी इसकी फाइनल रिपोर्ट यहां पे रिलीज हुई है, और इस फाइनल रिपोर्ट के अंदर बहुत क्लियरली ये लिखा गया है कि क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग एंड प्लैनेटरी हेल्थ एंड देयर इज अ रैपिडली क्लोजिंग विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर अ लिवेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल आईपीसीसी ये बोल रहा है
कि क्लाइमेट चेंज ह्यूमन वेलबींग को एक थ्रेट है, प्लेनेट की हेल्थ को एक थ्रेट है, और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। मतलब जल्दी ही अगर क्लाइमेट चेंज को लेके एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इंक्रीज है, इसको आप रोक नहीं पाओगे। इस रिस्पेक्ट में आईपीसीसी अपने ये सबमिशंस कौन से डाटा के हिसाब से कर रहा है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आईपीसीसी ने कोई नया डाटा यहां पे इकट्ठा किया है। जो ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डाटा इकट्ठा कर चुके हैं, उनको ही साइंटिफिक एसेस करके इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को सामने रखा जा रहा है। प्लस आईपीसीसी ने सिंथेसाइज किया है फाइंडिंग्स को। देखिए 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं। एक वर्किंग ग्रुप है 1 जिसने इवैल्यूएट किया है फिजिकल साइंस बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक वर्किंग ग्रुप है 2, इसने एसेस किया है इंपैक्ट्स, एडेप्टेशन, वल्नरेबिलिटी। और तीसरा है वर्किंग ग्रुप 3, मिटिगेशन और रिड्यूसिंग फ्यूचर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो तीनों वर्किंग ग्रुप की कंबाइंड रिकमेंडेशंस और कंबाइंड एनालिसिस के बाद ओवरऑल यहां पे जो फाइनल रिपोर्ट है 6 असेसमेंट साइकिल की आईपीसीसी की, इसको पब्लिश किया गया। इसके लिए ओवरऑल एविडेंस भी इन 3 स्पेशल रिपोर्ट से निकाला गया है। कौन कौन सी स्पेशल रिपोर्ट्स? तो एक स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अक्टूबर 2018 की, फिर स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इन लैंड अगस्त 2019 की, और स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन द चेंजिंग क्लाइमेट सितंबर 2019 की। तो ये स्पेशल रिपोर्ट्स और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट्स के हिसाब से ओवरऑल फाइनल 6 असेसमेंट साइकिल की रिपोर्ट दी गई है। और इसमें यह बोला जा रहा है कि भैया विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत छोटी है, बंद हो जाएगी, जल्दी एक्शन लो, नहीं तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक नहीं पाओगे। और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरशूट कर गया टेम्परेचर इंक्रीज, तो इरिवर्सिबल एडवर्स इंपैक्ट होंगे इकोसिस्टम्स के ऊपर। पोलर इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम, आइस शीट, ग्लेशियर मेल्ट होगा, हाई सी लेवल राइज होगा। जो आप कह लो वल्नरेबल देश हैं, उनका जो सी लेवल राइज की वजह से जमीन धंस जाएगी, लिवेबल एरिया घट जाएगा। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो ये अनअवॉइडेबल और इरिवर्सिबल चेंजेस ना हो जाएं, इससे पहले आप एक्ट करो। खास बात दोस्तों ये है कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की अब कोई रिपोर्ट 2030 तक आएगी भी नहीं। तो 2030 से पहले की ये फाइनल रिपोर्ट थी, और 2030 तक ही हमारे पास टाइम है ओवरऑल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की वजह से बढ़ते टेम्परेचर को रोकने का, अरेस्ट करने का। तो आईपीसीसी की ये फाइनल वार्निंग रिपोर्ट है। लेट्स सी दुनिया भर की कंट्रीज इस रिपोर्ट को कितना सीरियसली लेती हैं। वैसे सीरियसली ज्यादा ले नहीं रही, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आईपीसीसी के चेयर का क्या बोलना है? Mainstreaming effective and equitable climate action will not only reduce losses and damages for nature and people, it will also provide wider benefits. This synthesis report underscores the urgency of taking more ambitious action and shows that if we act now, we can still secure a livable, sustainable future for all. अब यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे कैसे रिएक्ट किया है? इंडिया ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को वेलकम किया है और बोला है कि ठीक है भाई, हम इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को मानते हैं, और जो भी ये रिपोर्ट कह रही है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज ने पास्ट में अनसस्टेनेबल तरीके से एमिशंस किए हैं, उनके लोगों ने एक्सेसिव पावर यूटिलाइज की है, अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी है, पैटर्न्स ऑफ कंजम्पशन उनके बहुत हिले हुए हैं, और वो आज की डेट में अपनी हिस्टोरिकल एमिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने को तैयार नहीं है, ना ही वो एडिक्वेट फाइनेंशियल फ्लोज दे रहे हैं। 2009 में $100 बिलियन प्रति साल डेवलप्ड कंट्रीज ने डेवलपिंग कंट्री को देने की बात की थी, उसके आसपास भी नहीं दी है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की फाइंडिंग के बेसिस पे इन डेवलप्ड कंट्रीज को कुछ सीखना चाहिए, जल्दी कुछ करना चाहिए। आगे आने वाले समय में फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ेंगे और इसका इंपैक्ट हर सेक्टर पे होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, पब्लिक हेल्थ हो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, अर्ली वार्निंग सिस्टम में, इवैक्यूएशन प्लान में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ताकि वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाया जा सके। और सस्टेनेबल सॉल्यूशन ये है कि क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट किया जाए। इंटर गवर्नमेंटल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉडी है फॉर असेसिंग द साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। 1988 में इसको सेटअप किया गया था वर्ल्ड म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा टू प्रोवाइड पॉलिसी मेकर्स विद रेगुलर असेसमेंट्स of the scientific basis of climate change, its impact and future risk and options for adaptation and mitigation. IPCC assessment reports scientific basis provide करती हैं सरकारों को at all levels to develop climate related policy. Negotiations होते हैं UN climate conference में, UNFCCC के एम्बेट के अंदर, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, अगली न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार से बोला है कि भैया जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 28,000 करोड़ के ड्यूज दे दो वन नेक वन पेंशन के अंदर। पहले तो आपका
मार्च अप्रैल 2023 तक देने को बोला गया था। अब ऑलरेडी हम लोग मार्च 2023 के एंड पे आ चुके हैं, तो अब केंद्र की सरकार ने एक्सटेंशन मांगा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन दे भी दिया है। तो बचे कुछ जो भी ड्यूज हैं आपके वन रैंक वन पेंशन के, उनको फरवरी 2024 तक देना है पेंशनर्स को। वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अंदर 21 लाख पर्सन को बेनिफिट दिया गया। इन 21 लाख पर्सन को 28,000 करोड़ का एरियर देना है, और वैसे तो ये एरियर मार्च 2023 तक देना था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर्टिकुलर एरियर को दे रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पैसा कहां से आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास आ रहा है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल रही है एकदम से इकट्ठा 28,000 करोड़ रुपए देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2022-23 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टोटल एलोकेशन था 5.85 लाख करोड़, जिसमें से 1.32 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था पेंशन डिसबर्समेंट्स के लिए, जिसमें से फरवरी 2023 तक ऑलरेडी 1.2 लाख करोड़ खत्म किया जा चुका है। तो 28,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा नहीं बचा था, और ये जो 28,000 करोड़ रुपए था ये देना था 2019 से लेके 22 तक के टाइम पीरियड में। तो इस एक्स्ट्रा पैसे को एलोकेट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को टाइम चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात डिफेंस मिनिस्ट्री को बताई, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को बताई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बात को समझा है और फरवरी 2024 तक का टाइम दे दिया। तो अब फरवरी 2024 तक ये 28,000 करोड़ रुपया इन 21 लाख पेंशनर्स के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। वन रैंक वन पेंशन स्कीम क्या है? तो 2-3 साल पुरानी न्यूज है। वो मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि सेम रैंक से रिटायर हुए हैं, सेम लेंथ ऑफ उनकी सर्विस है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट उनको सेम पेंशन दी जाएगी। पहले क्या होता था कि पेंशन उस फॉर्मूला के आधार पर दी जाती थी जो पे कमीशन की रिकमेंडेशन उस पर्टिकुलर टाइम पे तय करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर किसी ने सेम लेंथ के लिए आर्मी में काम किया है और सेम डेजिग्नेशन से रिटायर हुआ है तो उसकी रिटायरमेंट पेंशन भी सेम होगी, बाकियों के बराबर होगी। वन रैंक वन पेंशन के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरीज उत्तर प्रदेश पंजाब में है। आर्म फोर्सेस पर्सनल जो कि 30 जून 2014 तक रिटायर हुए थे वो इसके लिए एलिजिबल है। ओवरऑल इस स्कीम का इंप्लीमेंटेशन हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोश्यारी कमिटी। एक 10 मेंबर का ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री पैनल भी बनाया गया था भगत सिंह कोश्यारी के अंदर इस पर्टिकुलर OROP के मैकेनिज्म पे अपनी राय देने के लिए। चलिए अगली न्यूज। जीएस पेपर थी सिक्योरिटी फोर्सेस ओवर 50,000 CAPF पर्सनल्स क्विट जॉब इन पास्ट 5 years MHA इन्फॉर्म्स पार्लियामेंट्री पैनल। 50,000 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल ने पिछले 5 सालों में नौकरी छोड़ी है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पार्लियामेंट्री पैनल को बताया। एट्रिशन रेट 2022 में सबसे ज्यादा। एट्रिशन रेट मतलब जितने लोग नौकरी छोड़ के चले गए। 11,884 पर्सनल्स ने 2022 में CAPF की नौकरियां छोड़ी हैं। 242 डिमांड फॉर ग्रांट रिपोर्ट ऑफ द MHA के लेके डिस्कशन चल रहा था राज्यसभा में 17 मार्च को। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार से पूछा कि CAPF वाइज आप एट्रिशन दीजिए। CAPF वाइज मतलब CRPF में कितने, CISF में कितने, असम राइफल्स में कितने, सशस्त्र सीमा बल में कितने। तो रिप्लाई दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रिप्लाई ये बोलता है कि पिछले 5 सालों में 2018 से लेकर 2022 के बीच में 654 CAPF पर्सनल्स ने सुसाइड किया है। सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पे, उसके बाद नंबर आता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसके बाद नंबर आता है सशस्त्र सीमा बल का। सबसे लोअर सुसाइड रेट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंदर। उसके बाद अगर आप देखो तो 2018 से लेके 2022 के बीच में 50,155 लोगों ने CAPF को छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा छोड़ने वाले लोग हैं BSF में, उसके बाद CRPF में। सबसे कम एट्रिशन है सशस्त्र सीमा बल में। एट्रिशन मतलब जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। 2021 से लेकर 2022 के बीच में आसाम राइफल्स में 123 से लेकर 537 लोगों ने, मतलब 2021 में 123 लोगों ने आसाम राइफल्स छोड़ दी थी, 2022 में 537 लोगों ने छोड़ी। CISF में 2021 में 966 लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, 2022 में 176 लोगों ने। हालांकि ये नंबर सशस्त्र सीमा बल में गिरा है। सशस्त्र सीमा बल में 2021 में 553 लोगों ने नौकरी छोड़ी थी, 2022 में 121 लोगों ने नौकरी छोड़ी है। तो इतने बड़े स्केल पे लोग अगर CAPF के अंदर नौकरियां छोड़ रहे हैं तो भैया हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो नौकरियां क्यों छोड़ रहे हैं। क्योंकि इतने मास में अगर नौकरियां छोड़ेंगे तो कल की डेट में वर्किंग फोर्स में डेफिशिएंसी हो सकती है CAPF के अंदर। देखिए CAPF के रिस्पेक्ट में बहुत से इश्यूज चल रहे हैं। अक्सर कर हम लोग एडिटोरियल्स में आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि CAPF के जो पर्सनल्स हैं उनको वो सुविधाएं नहीं दी जाती जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंशन, ठीक है ना,
पेंशन आप कह लो, जो ओल्ड पेंशन रूल्स है उसके हिसाब से हमारी आर्मी नेवी को तो पेंशन मिलती है, बट सीएपीएफ के जवानों को नहीं मिलती। दूसरा, कैंटीन की सुविधाएं, आपने देखा होगा जो आर्मी वगैरह में काम करते हैं उनको कैंटीन स्टोर्स के कार्ड मिलते हैं जिससे वो सस्ते में सामान खरीद लेते हैं। इस प्रकार के कैंटीन स्टोर्स के कार्ड सीएपीएफ के जवानों के पास नहीं है। उसके बाद सीएपीएफ के जवानों को बहुत लंबे समय तक टफ और इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में डिप्लॉय किया जाता है। तो एक कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि सीएपीएफ के अंदर एक रोटेशनल पॉलिसी ऑफ डिप्लॉयमेंट होना चाहिए ताकि कुछ जवानों को लंबे समय तक टफ और इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में डिप्लॉय ना किया जाए। ठीक है ना। अक्सर कर आपने देखा है कि सीएपीएफ के जवान एक प्रेफर्ड लोकेशन के लिए अपनी अर्जी डालते हैं, बट उस अर्जी पे कोई एक्टिविटी नहीं होती जिसकी वजह से भी एट्रिशन बढ़ रहा है। मैं खुद 2 से 3 लोगों को जानता हूं ओवरऑल जिन्होंने रिसेंटली ही सीएपीएफ छोड़ा है प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटी के लिए। मेरा एक पहचान के हैं, उनको 8 लाख का पैकेज मिला टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, उन्होंने सीएपीएफ छोड़ दी। वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में थे। तो इससे समझ में आता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं सीएपीएफ के जवानों के अंदर एक रोष है, कहीं ना कहीं अपनी जॉब के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारी सरकार इन लोगों को, इन जवानों को भरोसा नहीं दिला पा रही कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए चीजें अच्छी हैं। फिर एक कमेटी यहां पे बनाई गई। इस कमेटी ने यह भी बोला है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कि भैया एग्जिट इंटरव्यूज और सर्वेस कंडक्ट होने चाहिए। जो लोग एट्रिशन कर रहे हैं, जो लोग सीएपीएफ को छोड़ रहे हैं, छोड़ते हैं तो उनका इंटरव्यू लेके उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्यों वॉलंटरी रिटायरमेंट कर रहे हो, क्या वजह है आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट की, और उस वजह के आधार पर ओवरऑल सिचुएशन को इंप्रूव करने की कोशिश की जाए। क्योंकि बड़े तादाद में अगर ये पर्सनल्स सीएपीएफ छोड़ेंगे तो कल की डेट में सीएपीएफ में वर्किंग स्टाफ की कमी पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 ट्रेडिशनल मेडिसिन ओवर 860 लाख सैंक्शन टू स्टडी ट्राइबल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस। तो केंद्र की सरकार ने 864 लाख, अब 864 लाख आपको अमाउंट बड़ा दिख रहा होगा, बट ये सिर्फ 8.64 करोड़ रुपए है, और सरकार की तरफ से 8.64 करोड़ का एलोकेटमेंट कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक्स को मेडिसिनल प्रैक्टिसेस और हीलिंग ट्रेडिशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज को एसेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए 8.64 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं केंद्र की सरकार के द्वारा अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज को। इसमें से सबसे बड़ा क्वांटम 3.12 करोड़ रुपए का दिया गया है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, हरिद्वार के अंदर। अब पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को 3.12 करोड़ रुपए देना, ये अपने आप में एक और आप कह लो कंट्रोवर्सी का टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। और ऐसा बताया गया कि जो 312 लाख 3.12 करोड़ रुपया दिया गया है ना पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को, इसमें से बहुत सारा पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया जो कि ट्राइबल मेडिसिन को कंसर्न भी नहीं करते। फिर जो सेकंड हाईएस्ट फंडिंग दी गई है वो दी गई है प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लोनी को 1.95 करोड़ रुपया दिया। क्यों गया? फॉर द सर्वे of identification and listing of traditional tribal healers, study documentation and testing of tribal health traditions, tribal medicines, healing practice and ethnomedicine of different tribal communities in the state of Maharashtra। लेकिन ये जो पैसा यहां पे दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सा पैसा रिलेटेड नहीं है ट्राइबल मेडिसिन से। सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम क्या क्या है? इस पैसे से कलेक्शन ऑफ एथनोमेडिसिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल हीलर्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिनल इंफॉर्मेशन प्लांट्स फॉर रिसर्च रिव्यू अप्रोच, कलेक्शन एंड हर्बेरियम प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट ट्राइबल रीजन्स। ठीक है भाई, ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं यहाँ पे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का जिनका कोई कनेक्शन नहीं है ट्राइबल मेडिसिन से या ट्राइबल कम्युनिटीज की हीलिंग प्रैक्टिसेस से। जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्या क्या करने के लिए बोला गया? डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी थ्रू डिजिटल सपोर्ट विद जियो टैगिंग, सर्वे ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड देयर एक्चुअल बेनिफिशियरीज डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डिफरेंट वर्क्स ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस, लाइवलीहुड सपोर्ट सिस्टम टू द लाइवलीहुड कम्युनिटीज थ्रू बी कीपिंग, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड वेब पोर्टल फॉर लाइवलीहुड सपोर्ट। ये सब कुछ ओवरऑल ट्रेडिशनल मेडिसिन के डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे प्रवरा इंस्टीट्यूट और पतंजलि इंस्टीट्यूट को तो एक मेजर चंक दिया गया, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स को पैसा दिया गया, जैसे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर को पैसा दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नीपर गुवाहाटी को पैसा दिया गया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज CCRAS को पैसा दिया गया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH को पैसा दिया गया नई दिल्ली में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे स्टेट्स एंड टेरिटरीज में
इनको पैसा दिया गया। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है CCRH, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, जो कि नई दिल्ली में ये एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो कि इंटीग्रेट करेगा होम्योपैथी को और योगा को इन द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक इन 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, संबलपुर ओडिशा, नासिक महाराष्ट्र। जो एम्स है जोधपुर में, वो ट्रेडिशनल नॉलेज और हीलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस पीपल की एपिस्टेमोलॉजी पे काम कर रहा है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? द थ्योरी ऑफ नॉलेज स्पेशली विद रिगार्ड टू मेथड्स, वैलिडिटी एंड स्कोप एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन जस्टिफाइड बिलीफ एंड ओपिनियन। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है 864 लाख रुपए एलोकेट किया गया। सबसे ज्यादा एलोकेट किया गया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को, उसके बाद प्रवरा इंस्टीट्यूट को। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट को बहुत से ऐसे कामों के लिए पैसा एलोकेट किया गया जिसका ट्राइबल मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा पैसा और इंस्टीट्यूट्स को दिया गया है। उसमें से एक काम जो इंपॉर्टेंट कर रहा है CCRH, वो है होम्योपैथी और योगा को इंटीग्रेट करना फॉर NPCDCS 2 डिस्ट्रिक्ट में, संबलपुर ओडिशा, नासिक महाराष्ट्र में। और जो एम्स है जेतपुर का, वो ट्रेडिशनल नॉलेज और हीलिंग प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस पीपल में एपिस्टेमोलॉजी में स्टडी कर रहा है। ठीक है। फिर जो और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, वो भी ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट करेंगे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज की, ऐसा बोला जा रहा है। तो केरला के अंदर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 300 ट्राइबल हीलर्स की नॉलेज को डॉक्यूमेंट कर रहा है। एम्स जो है भोपाल का, वो एथनोबोटेनिकल रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर शोध कर रहा है। समझ के बात को? तो ये सब चीजें हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने भी अप्रूव किया है अंडर द ट्राइबल फेस्टिवल रिसर्च इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड इवेंट स्कीम। तो बहुत से पॉइंट्स हैं, सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे दोस्तों खत्म हो जाता है। अब हम आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो भैया सबसे पहला आर्टिकल तो रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म को लेके है। तो ओवरऑल धर्म के रिस्पेक्ट में बातचीत कर रही थी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा नहीं, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अगला है कंक्लूडिंग ऑन हाई नोट इन मैनहट्टन। TS तिरुमूर्ति साहब का आर्टिकल है। एम्बेसडर रह चुके हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं इंडिया की यूनाइटेड नेशंस में, न्यूयॉर्क में 2020 से लेकर 2022 तक। देखिए इंडिया का जो 8वां स्टेंट था एज UNSC नॉन परमानेंट मेंबर दिसंबर 2022 में खत्म हुआ। ये जो 24 महीने का टाइम पीरियड था, इसमें से 18 महीने तक ओवरऑल प्रिविलेज था तिरुमूर्ति साहब के साथ इंडिया का एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहना UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये न्यूयॉर्क पहुंचे मई 2020 में और वहां पे कोविड-19 पीक पे था। मैनहट्टन की सड़कें एकदम खाली पड़ी हुई थी। उस समय पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी वो वर्चुअली हो रही थी। लेकिन मई 2021 तक UNSC ने अपनी फिजिकल मीटिंग्स को रिज्यूम कर दिया था। सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एंट्री होती है 1 जनवरी 2021 को। 31 दिसंबर 2022 तक इंडिया उसमें नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। तो इंडिया का टारगेट था मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, UN पीस कीपिंग, रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबल साउथ के साथ खड़े रहना। इंडिया 3 इंपॉर्टेंट UNSC कमिटीज का चेयरमैन बना। एक था तालिबान सैंक्शंस कमेटी, एक था लिबियन सैंक्शंस कमेटी, एक था काउंटर टेररिज्म कमेटी। ओके, पहली बार जब UNSC मीटिंग हुई मैरीटाइम सिक्योरिटी पे, इंडिया ने उसको चेयर किया। इसका जब प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट निकल के आया तो वो एक होलिस्टिक डॉक्यूमेंट था जहां पे डायरेक्ट रेफरेंस था UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को लेके, मैरीटाइम एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में लीगल फ्रेमवर्क को बनाने को लेके। और ओवरऑल इंडियन स्टैंड यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया था क्योंकि साउथ चाइना सी में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को चाइना ने ओपनली मानने से मना कर दिया था कुछ साल पहले। तो मैरीटाइम एक्टिविटीज को लेके इंटरनेशनल ऑर्डर ना वायलेट हो, इस बात पे इंडिया स्पेशल फोकस कर रहा था। फिर मैरीटाइम एक्टिविटी की डिस्कशन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन करना, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को मेंटेन करना, कॉम्बैटिंग टेरर एंड ट्रांसनेशनल क्राइम एट सी, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत की। फिर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स ऐड होते गए UNSC के एजेंडा में। म्यांमार, अफगानिस्तान, इथोपिया, माली, सीरिया, पैलेस्टीन, येमेन, हैती, लिबिया, साहेल, दुनिया तो बटी हुई है। म्यांमार में कांड हो गया। 1 फरवरी 2021 को मिलिट्री टेक ओवर हो गया, कूप हो गया। एशियान का कुछ अलग ही बोलना था, कॉशन के साथ काम करने को बोल रहा था। म्यांमार के साथ इंडिया की 1700 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लगती थी, तो इंडिया के लिए तो बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी कि स्टेबिलिटी लेके आई जाए। ठीक है, फाइनली एक रेजोल्यूशन लिया गया म्यांमार का दिसंबर 2022 में। उस समय पे भी इंडिया प्रेसिडेंट था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आ गया 15 अगस्त 2021 को। ठीक है ना। UNSC रेजोल्यूशन 2593 में ओवरऑल इस अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर इंडिया ने काफी हद तक यहां पे बातचीत की। UN टेररिस्ट एंटिटीज किस प्रकार से अफगानिस्तान में काम कर रही हैं,
कैसे राइट्स ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज और चिल्ड्रंस को अफगानिस्तान में हर्ट किया जा रहा है, कैसे अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लाई जा सकती है, किस प्रकार से यूएन सेक्रेटेरिएट और वेस्ट इंगेज कर सकता है तालिबान के साथ, इस सब को लेके इंडिया ने बहुत हद तक इंगेज किया है। फिर यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट भी इसी समय पे शुरू हुआ जब ओवरऑल इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर कर रहा था। तो बेसिकली यहां पे ऑथर कहने की ये कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसे समय पे इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था, चेयर था, जब दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और इंडिया ने यहां पे बहुत कुछ करने की कोशिश भी की। जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी का जब इंडिया चेयर था, अक्टूबर 2022 में इंडिया में एक मीटिंग करवाई गई। यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267 सैंक्शन कमेटी के अंदर कुछ टेररिस्ट को एनलिस्ट करने की कोशिश की, जिसको चाइना ने थ्वार्ट किया। हालांकि अब्दुल रहमान मक्की, जो कि डेप्यूटी चीफ था लश्कर तैयबा का, डेप्यूटी अमीर था, इसको अप्रूव भी करवाया यूएनएससी में एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट करने के लिए। इंडिया यहाँ पे एक प्रपोजर था, यूएस ने मदद की इंडिया की। फिर आप देखो तो दुनिया में जब भी पीस कीपर की बात आती है, इंडिया बड़े स्केल पे पीस कीपर भेजता है। अब ये पीस कीपर सेंसिटिव लोकेशंस पे डिप्लॉयड होते हैं और वुमेन पीस कीपर्स भी इंडिया बहुत सारे भेजता है देश के बाहर। तो इंडिया ने लॉन्च किया यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। यूएनएससी के मैकेनिज्म के अंदर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर रियल टाइम बेसिस पे पीस कीपर्स के प्रोटेक्शन की बात की इंडिया में। अगस्त 2021 में, आप कह लो पिछले 5 डेकेड्स में, पहला यूएनएससी रेजोल्यूशन इंडिया ने मूव किया जो कि क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर को लेके अकाउंटेबिलिटी की बात करता है। यूएन पीस कीपर को 2 लाख वैक्सीन भी गिफ्ट की इंडिया ने। ठीक है, इंडिया का टारगेट एज द चेयर ऑफ यूएनएससी था अफ्रीका, वेस्ट एशिया, जिसके साथ इंडिया के क्लोज हिस्टोरिकल रिलेशंस है। फिर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के अंदर क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है ना, इसको वेस्टर्न कंट्रीज ने यूएनएससी के एनबिट के अंदर खींचने की कोशिश की। इंडिया ने इस चीज को रोक दिया। चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया भर की सिक्योरिटी से डील करता है, तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सिक्योरिटी काउंसिल ना ही डिस्कस करे, बेटर है। वेस्टर्न कंट्रीज इसके लिए इसको खींचना चाहती थी, क्योंकि G7 कंट्रीज जो कि मेजर पॉल्यूटर्स रही है, उसमें बहुत सारे लोग यूएनएससी में, यूएस और फ्रांस जैसी कंट्रीज के पास तो वीटो पावर भी है, तो वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को नल एंड वॉइड कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। उसको खींच के इंडिया ने इस चीज को रोक दिया, रशिया ने भी इस चीज को रोक दिया। तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब नॉन परमानेंट रहा मेंबर इंडिया, और जब उसका चेयर रहा, बहुत सारे दुनिया भर में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए और इंडिया ने प्रॉपर तरीके से वहां पे लीड किया। उसकी एक छोटी सी टाइमलाइन यहां पे ऑथर ने दे रखी, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल नंदलाल मिश्रा साहब का है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये आपको रिवाइज करवा रहे हैं, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक नहीं देके रखे गए हैं। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ग्लोबली, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या? तो स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने डेवलप किया है टू इवैल्यूएट एंड कंपेयर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को डिवाइस किया गया था ओवरऑल एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल इकोनॉमिक मेजर्स सच एज जीडीपी। जीडीपी से आप रियल डेवलपमेंट एसेस नहीं कर सकते, तो रियल डेवलपमेंट को एसेस करने के लिए एचडीआई जैसे एक पैरामीटर की जरूरत थी। अगर आप बात करो तो एचडीआई एक कंट्री के एवरेज एक्सप्लिशमेंट को देखता है 3 एस्पेक्ट्स में। कौन कौन से? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फिर नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एचडीआई रिपोर्ट 2021-22 के हिसाब से 191 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 132, बांग्लादेश की हमसे बेटर है 129, श्रीलंका की हमसे बहुत बेटर है 73। इंडिया की साइज और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए सब नेशनल और स्टेट वाइज बेसिस पे भी ह्यूमन डेवलपमेंट को देखना पड़ता है। फिर ऑथर यहां पे ये भी बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मैकेनिज्म है यूएनडीपी का, इसको अगर इंडिया के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के कुछ सब पैरामीटर्स के आप साथ जोड़ दो, तो सब नेशनल बेसिस पे हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को ज्यादा अच्छी तरीके से पेरूज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। एचडीआई के अंदर अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो कौन कौन से आते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बर्ड, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के फिगर्स हैं ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से उठाए जाएं। मीन और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ जो स्कूलिंग है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से उठाई गई। जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के जो फिगर्स हैं वो सब नेशनल लेवल पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए बेटर ये रहेगा कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा के फिगर्स उठाए जाएं पीपीपी बेसिस पे 2011-12 में।
और ये उठाए जा सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स के द्वारा। जो जीएसडीपी पर कैपिटा है उसमें पॉपुलेशन भी लगेगी, चूंकि पर कैपिटा में आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन उठाया जा रहा है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के द्वारा। और इन सारे फिगर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और उस ज्योमेट्रिक मीन के बेसिस पे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के फिगर निकाले जा रहे हैं सब नेशनल बेसिस पे इंडिया के अंदर। और ये जो सब नेशनल एचडीआई का फिगर निकल के आया, इसमें कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। दिल्ली टॉप पे है, बिहार सबसे बॉटम पे है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि बिहार ने पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस भी दिखाई है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आप 5 टॉप स्टेट्स देखो एचडीआई स्कोर्स में, तो दिल्ली, गोवा, केरला, सिक्किम और चंडीगढ़ आते हैं। दिल्ली और गोवा के एचडीआई स्कोर्स 0.799 से ज्यादा हैं। तो 0.799 से ज्यादा मतलब ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज के बराबर आ गए। बहुत हाई लेवल का ह्यूमन डेवलपमेंट है, डेवलप्ड कंट्रीज जैसी ग्रोथ होने लगी। 19 स्टेट्स हैं, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जिनके स्कोर्स 0.7 से 0.799 के बीच में है। ये भी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जो बॉटम 5 स्टेट्स हैं वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, जहां पे मीडियम लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। ओडिशा, राजस्थान और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में नेशनल एवरेज से ज्यादा के एचडीआई स्कोर्स पाए गए। और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस कुछ हद तक कांगो, केनिया, घाना और नामीबिया जैसी है। कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात और हरियाणा हो गया, यहां पे जो स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा है, ये आप कह लो बाकी लार्जेस्ट स्टेट से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कमजोर पड़ जाता है। गुजरात की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पूरे देश में 21वें नंबर पे आती है और हरियाणा की 10वें नंबर पे। तो इन स्टेट्स में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। केरला की बात करो तो केरला हाई एचडीआई वैल्यूज को मेंटेन कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका लिटरेसी रेट अच्छा है, रोबस्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलेटिवली हाई इनकम लेवल है। वहीं पे बिहार की बात करो तो बिहार कंसिस्टेंटली लोएस्ट एचडीआई पे है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। डेफिनेटली बिहार में पॉवर्टी लेवल ज्यादा है, लिटरेसी लेवल कम है, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। और बिहार ने मेजर स्ट्राइड्स किए हैं अपने एचडीआई को सुधारने में। अब ओवरऑल आप देखो तो सब नेशनल लेवल पे इंडिया की एचडीआई हिली क्यों है? तो हिली होने की वजह यह है कि इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया की टॉप 10% आबादी 77% वेल्थ को होल्ड करती है, इसलिए सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी हमें देखने को मिलती है बेसिक कम्युनिटीज, हेल्थ केयर और एजुकेशन के फील्ड में। तो जरूरी यह है कि पूरे देश में पॉवर्टी को कम किया जाए, हेल्थ केयर और एजुकेशन के प्रति जो लोगों का एक्सेस है उसको बढ़ाया जाए। जब ये एक्सेस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली एचडीआई की जो हमारी रिपोर्टिंग है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मल्टी फेसेटेड अप्रोच चाहिए। इनकम इनइक्वालिटी को कम करना है, जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना है, एक्सेस टू क्वालिटी सोशल सर्विसेज बढ़ाना है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करना है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट करना है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, बेसिक हाउस होल्ड एम्यूनिटीज में, जैसे एक्सेस टू क्लीन वाटर, इंप्रूव्ड सैनिटेशन फैसिलिटी, क्लीन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट इन अंडरडेवलप्ड स्टेट्स वगैरह वगैरह। फिर नेक्स्ट न्यूज ऑफ फिजिकल मेस इन वेस्ट बंगाल। भैया तृणमूल कांग्रेस की सरकार को वेस्ट बंगाल में काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक लक्ष्मीर भंडार नाम की कैश ट्रांसफर स्कीम है वेस्ट बंगाल के अंदर। 25 से 60 साल तक की औरतों को यहां पे कैश सब्सिडी दी जाती है। 2022-23 में इस पर्टिकुलर स्कीम में वेस्ट बंगाल की सरकार ने 10,767 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, जो कि सरकार पूरा जो टैक्स रेवेन्यू है वेस्ट बंगाल की सरकार का उसका 13.6% है। अगर आप वेस्ट बंगाल की सरकार की 4 स्कीम्स के एलोकेशन को जोड़ दो, लक्ष्मीर भंडार, कन्याश्री प्रकल्प, कृषक बंधु और रूपश्री प्रकल्प, तो जो टोटल वेस्ट बंगाल का टैक्स रेवेन्यू है इसको 23.8% तो यही 4 स्कीम कर लेती हैं। ये डाटा हमें मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मंथली बुलेटिन आया था जून 2022 का, उससे 15 फरवरी 2023 को 2023-24 बजट वेस्ट बंगाल की सरकार का असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया और यह बोला गया कि जो लक्ष्मीर भंडार के बेनिफिशरीज हैं उनको पेंशन स्कीम के साथ भी जोड़ा जाएगा जब वो 60 साल की हो जाएंगी। कुल मिला के तृणमूल कांग्रेस की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसी 55 वेलफेयर स्कीम्स चला रहा है और ज्यादातर वेलफेयर स्कीम्स वुमेन, स्टूडेंट, एल्डरली, वीकर सेक्शंस को टारगेट कर रही है। तो देखा जाए तो अच्छी बात है, बट अच्छी बात दोस्तों तब है जब वेस्ट बंगाल की सरकार के पास पैसा हो। वेस्ट बंगाल की सरकार का फिजिकल डेफिसिट 2023-24 में है 65,838.92 करोड़। ये बहुत हद तक अनसस्टेनेबल है। इतना अनसस्टेनेबल है कि जो एक्चुअल में वेस्ट बंगाल की सरकार को खर्चा करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो करना था
33,144 करोड़ 2022-23 के बजट में, बट उन्होंने किया है 21,468 करोड़ रुपए। अब आप सब कुछ वेलफेयर स्कीम में ही बांट दोगे तो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर में करने के लिए आपके पास ज्यादा पैसा बचेगा नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हो ना, नए स्कूल बनवाना, नई सड़कें बनवाना, नए हॉस्पिटल बनवाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और वेलफेयर स्कीम में जब आप पैसा डालते जाते हो तो वो रेवेन्यू खर्चा होता है, उससे कोई नया एसेट पैदा नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम से पैसा ज्यादा खर्च होगा, फिस्कल डेफिसिट राज्य की बढ़ेगी, कैपिटल फील्ड में पैसा कम खत्म होगा। पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल का अगर आप देखोगे तो हमारी रैंक आती 2019-20 में देश में 26वीं, मतलब वेस्ट बंगाल की। अगर आप पर कैपिटा स्टेट जीडीपी की बात करो, वहीं पे अगर डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो देखोगे, मतलब जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल का, और उसमें जितना उधार ले रखा है वेस्ट बंगाल में, तो आप कह लो कि 17वें नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, पूरे अगर 18 स्टेट्स देखे जाए इंडिया के। वेस्ट बंगाल की सरकार ने लंबे समय से अपने सरकारी एम्प्लॉयज के डियरनेस अलायंस को अपडेट नहीं किया। समय समय पर अगर आप देखो तो केंद्र के सरकार के जो एम्प्लॉयज हैं उनका डियरनेस अलायंस अपडेट होता है। डियरनेस अलाउंस क्यों होता है, क्या होता है दोस्तों? जो बेसिक पे होती है ना आपकी तनख्वाह, उस पर आपको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। क्योंकि अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 2016 में जो आपकी तनख्वाह थी, अगर 2022 में भी वही तनख्वाह रहेगी तो आप खर्चा नहीं चला पाओगे। रीजन बीइंग दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो उस महंगाई के हिसाब से सरकारी एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस भी बढ़ाया जाता है ताकि वो बढ़ती महंगाई के साथ अपने आप को कोप अप कर सकें। तो जिस स्पीड पे केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस बढ़ा है, वेस्ट बंगाल की सरकार का डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ा है। उनके एम्प्लॉयज लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर रखा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके वेस्ट बंगाल के राज्य सरकार एम्प्लॉयज ने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंस मिलता है उससे 35% कम राज्यों को मिलता है, राज्य के एम्प्लॉयज को, मतलब वेस्ट बंगाल सरकार के एम्प्लॉयज को। जबकि राज्य के सरकार के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका डियरनेस अलाउंस भी लमसम केंद्र के सरकार के बराबर ही होना चाहिए। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल की सरकार के एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की। जब ये खबर ममता बनर्जी जी के पास पहुंची, ममता बनर्जी जी ने डीए बढ़ाने से मना कर दिया। तो राज्य की सरकार के एम्प्लॉयज गवर्नर सीवी आनंद बोस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ममता बनर्जी जी से बोल के डीए बढ़वाइए। ममता बनर्जी जी डीए कहां से बढ़ाएंगी जब राज्य की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब ममता बनर्जी जी को क्रिटिसाइज इस बात पे किया जा रहा है कि आपकी पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के चलते अपना वोट बेस बढ़ाने के लिए आपने उधर उधर पैसा ज्यादा खत्म कर दिया। जैसे थाउजेंड्स ऑफ क्लब्स को पैसा दिया गया, कम्युनिटी दुर्गा पूजा को कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया गया, उसी प्रकार से मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा एलोकेट किया गया। तो इस तरीके के कामों में अपना इलेक्टोरल बेस बढ़ाने के लिए तो वेस्ट बंगाल की सरकार पैसा खर्च कर रही है, लेकिन राज्य की सरकार की एम्प्लॉय मतलब उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रही, तो ये काम तो गड़बड़ है। फिर ओवरऑल वेस्ट बंगाल को एक नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट समझा जाता है। सिंगूर और नंदीग्राम का प्रोटेस्ट आपको पता होगा, वायलेंट एजिटेशन। नो डाउट वेस्ट बंगाल के अंदर विश्व बांग्ला ग्लोबल समिट हुआ है कई सालों तक। इंडस्ट्रियल सिचुएशन राज्य की सरकार की सुधारने की कोशिश की गई है, बट आपको पता है वहां पे कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट सरकार के अंदर ओवरऑल इंडस्ट्रीज लंबा नहीं पनप पाती हैं। फिर जूट और टी की जो इंडस्ट्री है, जो कि वेस्ट बंगाल की स्टेट इकोनॉमी का बेड रॉक है, जो कि लाखों की तादाद में लोगों को ओवरऑल आप कहते हो एम्प्लॉयमेंट देता है, इस पर्टिकुलर जूट और टी इंडस्ट्री की भी हालत बहुत खराब है। रोड्स की कंडीशन वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत खराब है। हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उनका हिला हुआ, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा। हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आप तब सुधार सकते हो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेट करोगे। अब सब कुछ तो वेलफेयर में चला जा रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ भी नहीं रहा, और वेलफेयर भी रेवेन्यू वाला वेलफेयर हो रहा है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर वाला, नया एसेट्स नहीं बनाया जा रहा। तो अपने आप में तृणमूल कांग्रेस को ओवरऑल कुछ पोटेंट पॉलिसी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे ओवरऑल अपनी फिजिकल डेफिसिट को उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम नए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको एक्सपेंडिचर करना होगा। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब कुछ इश्यूज केंद्र की सरकार के साथ भी हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र की सरकार की मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के लिए जो पैसा केंद्र की सरकार राज्य की सरकार के पास भेज रही है, उसमें करप्शन की खबर निकल के आई, तो केंद्र की सरकार ने अगली इंस्टॉलमेंट भेजी भी नहीं। तो ये भी अपने आप एक मेजर इशू बन के आ रहा है वेस्ट बंगाल वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स में, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है किसको? राज्य के लोगों को। अगली न्यूज, रिवर्स द हॉस्टिलिटी। केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। देखिए, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के मेंबर्स के बीच में लड़ाई होना बहुत आम बात है। उस लड़ाई में डिसेंशन होना और उस डिसेंशन को लेजिस्लेटिव डिबेट के थ्रू रिजॉल्व करना, यही एक डेमोक्रेसी का मूल मंत्र होता है। लेकिन केरला के अंदर कुछ और ही हो रहा है।
अपोजिशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने रूल 50 को लेके नोटिस जारी किए केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर और डिस्कशन करने की कोशिश की, रूलिंग सरकार को कन्फ्रंट करने की कोशिश की, अकाउंटेबल करने की कोशिश की। लेकिन जो एलडीएफ की रूलिंग सरकार है उन्होंने किसी भी प्रकार के डिस्कशन से मना कर दिया, उल्टा यहां पे केस फाइल कर दिया अपोजिशन के लेजिस्लेटर्स के अगेंस्ट, ओवरऑल असेंबली में रकस स्थापित करने का इल्जाम लगा के। तो इस बात को लेकर काफी बवाल हो गया। मतलब अपोजिशन केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल कर रहा है। रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल होने के बजाय, अपोजिशन की बात सुनने के बजाय अपोजिशन के एमएलएस के अगेंस्ट ही केस दायर कर रही है। तो ओवरऑल काफी बड़ा कन्फ्रंटेशन यहां पे केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हमको दिख रहा है। चूंकि एक लोकल न्यूज है तो फ्रंट न्यूज़पेपर्स पे आपको इस प्रकार की न्यूज नहीं दिखती, थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे तो आप दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहां पे चल रही हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ओवरऑल अगर आपको ऑर्डर लेके आना है तो स्पीकर की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर अपोजिशन अपने लेजिस्लेटिव प्रिविलेज के चलते कुछ प्रेसिंग इश्यूज के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं तो आपको उनकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको परमिशन देनी पड़ेगी। तो रूल 50 के अंदर अगर नोटिस इशू करके अपोजिशन का एमएलए बातचीत करना चाहता है तो स्पीकर को परमिशन देनी चाहिए। तो स्पीकर परमिशन ना देके उनके खिलाफ ही लीगल केस इनिशिएट कर दे, वो सही नहीं है। प्लस जो अपोजिशन के यूडीएफ के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो एमएलएज, उनका यह भी बोलना है कि जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है राज्य की सरकार का केरला का सबा टीवी, उस पे ओवरऑल अपोजिशन के एजेंडा को एयर करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो पहली बात, वाइटल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे पे रूल 50 के अंदर नोटिस इशू करके बहस नहीं कर पा रहे हैं अपोजिशन के एमएलएज। दूसरा, अपोजिशन के एमएलएज को पब्लिक स्टेट ब्रॉडकास्टर सबा टीवी पे अपने बातों को बोलने का अधिकार नहीं मिल पा रहा, इनफ टाइम नहीं मिल पा रहा। तो इस बात को लेके अपोजिशन के एमएलएज भी अड़ के बैठ गए हैं और रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी अकाउंटेबल नहीं हो रही है, उल्टा अपोजिशन के एमएलएज को दबाने की कोशिश कर रही है, उनके अगेंस्ट लीगल केसेस इंस्टीट्यूट कर रही है। तो ये डेमोक्रेटिक कंडक्ट के हिसाब से सही नहीं है। अगर अपोजिशन के एमपीज आपसे जवाब मांग रहे हैं एमएलएज, तो उनको जवाब देना चाहिए। कुछ यही बात यहां पे बोली जा रही है, ठीक है भाई। फिर अगला सॉल्यूशन, अगला आर्टिकल, सीरियल सॉल्यूशन। सीरियल सॉल्यूशन के अंदर क्या बोला गया है भाई? देखिए, इस समय पे भारत सरकार मिलेट्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स को इनॉग्रेट किया और बोला कि मिलेट्स आर द डोर टू प्रॉस्पेरिटी फॉर इंडियाज मार्जिनल फार्मर्स। मिलेट्स आर द कॉर्नर स्टोर ऑफ न्यूट्रिशन। मिलेट्स आर पोटेंशियल अलाई अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट स्पीच जो दी फरवरी में, उसमें मिलेट्स को श्री अन्ना बोला, बेस्ट अमंग ग्रेन्स बोला। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च इन हैदराबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की यहां पे बात की गई। तो मिलेट्स जैसे सोरगुम, बाजरा, रागी, ये इंडिया के डाइटरी ट्रेडिशंस के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स रहा है मिलेट्स का दुनिया में, बट ओवरऑल अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो दुनिया भर में राइस, आपका व्हीट और मेज, ये 3 मेजर क्रॉप्स रहे हैं। ये जो ट्रोयका है ना, ये पूरी दुनिया में डोमिनेट करता है। कौन सा? राइस, व्हीट और मेज का ट्रोयका। और राइस, व्हीट और मेज का ट्रोयका दुनिया की सीरियल प्रोडक्शन का 89% कंप्राइज करता है। अब इस बीच में मिलेट के प्रोडक्शन को इंडिया प्रमोट करने की बात कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब मिलेट्स इतने बेनिफिशियल हैं, जब मिलेट्स हार्डी क्रॉप्स हैं, कम आप कह लो पानी में उग सकते हैं, ओवरऑल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ज्यादा है, तो फिर मिलेट्स को क्यों नहीं आप कह लो 1960s में आगे बढ़ाया गया, एग्रीवेट किया गया। ग्रेन रेवोल्यूशन जब आया 1960s का, तो राइस और व्हीट यही 2 ऊपर उठे, मिलेट्स पे ध्यान नहीं गया। तो उसकी एक वजह यह बताई गई थी कि उस समय पर राइस और व्हीट की हाई यील्डिंग वेराइटीज हमने ढूंढी थी और राइस और व्हीट को हमने उगाया, उस समय पे मिलेट्स को हमने इग्नोर किया। शुरू में तो लगा कि ये राइस और व्हीट सब कुछ कंपनसेट कर देंगे, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम हुई। एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ ग्राउंड वाटर का, राइस और व्हीट को उगाने में पानी का ज्यादा यूज हुआ, ओवरऑल पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का ज्यादा यूज हुआ, जिसके चलते आज की डेट में जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत हद तक कम हो गई है। तो अब हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम मिलेट्स को एक अल्टरनेटिव बता रहे हैं। लेकिन मिलेट्स को आप डेमोक्रेटिकली लोगों की फूड प्रैक्टिसेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। लोगों की जो फूड प्रैक्टिसेस है ना, वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ग्रेजुअली इवॉल्व होती हैं। आज की डेट में अगर आपको गेहूं चावल खाने की आदत पड़ी है तो एकदम से गेहूं चावल छोड़कर आप मिलेट खाना शुरू नहीं कर सकते हो। इन डाइटरी प्रेफरेंसेस को बदलने में समय लगता है।
उसी प्रकार से एक फार्मर जो कि गेहूं की खेती कर रहा है या चावल की खेती कर रहा है उसमें एक्सपर्ट है, वो एकदम से वो खेती छोड़ के मिलेट्स उगाना शुरू कर दे इस पर्टिकुलर एप्रीहेंशन में कि कल की डेट में वो मिलेट्स बिकेंगे भी कि नहीं बिकेंगे, तो ये एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चेंजेस होते हैं ना डाइटरी प्रेफरेंसेस में, एग्रीकल्चर प्रेफरेंसेस में, ये ग्रेजुअल होते हैं, ये एकदम से नहीं होते हैं। तो एकदम से सरकार आके यहाँ पे बोले कि ये क्रॉप सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, इसको उगाना शुरू कर दो, इसका इकोनॉमिक और प्रोडक्शन बेहतर है, तो भाई इंस्टेंट कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीजें ग्रेजुअल है, चाहे फिर वो डाइटरी प्रैक्टिसेस की बात हो, चाहे फिर वो मार्जिनल फार्मर्स के क्रॉप प्रेफरेंसेस की बात हो। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही। तो बेटर ये रहेगा कि सीरियल्स की इंपॉर्टेंस को समझाया जाए, उसके कंज्यूमर्स के बेस को सस्टेनेबली ग्रो किया जाए, सस्टेनेबली इवॉल्व किया जाए, ताकि एक्चुअली में ये ओवरऑल मिलेट्स को प्रमोट करने वाली जो एक्सरसाइज है ये आगे आने वाले समय में एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज के रूप में हमारे सामने निकल के आ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। इतना ही था, सारे डिटेल्ड एनालिटिकल पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। आई होप आपको लेक्चर में मजा आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।